एक तरफ अब्दुल्ला आजम संग आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात उनके आवास पर की, वहीं दूसरी तरफ आजम खान जहां जितने ताकतवर नजर आ रहे हैं, इसी ताकत के साथ आजम खान को बड़ी बड़ी राहतें भी मिलती जा रही हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि धीरे धीरे करके आजम खान पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, इन मुकदमों के तहत कोर्ट में होती सुनवाई के तहत आजम खान के पक्ष में ही फैसले आ रहे हैं। एक और ऐसा मामला है जहां आजम खान के पक्ष में फैसला आया और उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि सपा नेता आजम खान को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। ये राहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के केस में मिली है। बताया जा रहा है कि ये मुकदमा 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद आजम खान ने कहा कि फैसला जो आया है वो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही ईमान वाला फैसला आया है। जज साहब को दुआ दे सकता हूं, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। आजम खान ने कहा कि कोर्ट से ही उम्मीद बची है। उन्होंने कहा है कि सभी ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा था। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, लॉ जस्टिस की शक्ल में कायम रहे जैसा आज हुआ। आजम खान को जैसे ही राहत मिली वैसे ही आजम खान ने बड़ा ऐलान किया और क्या कुछ इस सिलसिले में कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के जमाने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे और सरकार भी इस तरह की सरकारें बना पाएंगे। कांग्रेस बहुत ताकत में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुल्क में ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी ताकत कांग्रेस की थी। लेकिन देखा आपने, हल्के हल्के हमारी मेहनतों का नतीजा निकला और सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे और सरकारें बनाएंगे। हाँ, बस इतना फर्क रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम था कि सरकारों के कामों में क्या क्या आता है। हम तो ये समझते थे कि वो जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, जिस पर हमारी बहुत ओझल सी नजर गई है, चलें और चलकर देखें कि उसकी आंखें नम तो नहीं हैं, और अगर नम है तो हम उसके आंसू पोंछने की कोशिश करें। अगर उसके सर पर साया नहीं है तो उसके लिए साये का इंतजाम करें। अगर वो भूखा है तो उसके लिए रोटी का इंतजाम करें। अगर वो बेरोजगार और बेसहारा है तो उसके लिए सहारा बने सरकार। हमें ये नहीं खबर थी कि सरकार का काम फलाही कामों के अलावा किसी को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, फना कर देना, मिटा देना, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देना और खानदानों को नेस्त नाबूद कर देना और घृणा का एक ऐसा बाजार गर्म करना जिसमें जमीन भी घृणा की हो, इमारत भी घृणा की हो, सामान रखा हुआ वो भी घृणा का हो, बेचने वाला भी घृणा का हो और खरीदने वाला भी घृणा का हो। क्या होगा ऐसे बाजार का? क्या अंजाम होगा आखिर? तो उस अंजाम से बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि कोशिश करें, और हालात कुछ इस तरह के हैं कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके 200 वर्ष पर एक कार्यक्रम रखा, उसका शुभारंभ भी किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जिस तरीके से हमलावर हुए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, इसके विभाजन कर दिए गए थे।
अब देखिए, जो लोग आजादी की लड़ाई में रहे वो अगर कुछ कहें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का कहना है, जाहिर है इस मुल्क के वजीर आजम हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे आदमी की ये हैसियत नहीं है कि मैं उनके कहे पर कोई राय जनी करूं, लेकिन न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इस तरह का हिंदुस्तान था और इसी तरह का आगे भी बनना चाहिए। और किसी ऐसी बात पर जिसे वंदे मातरम हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, जनगण मन हो, इसमें इख्तिलाफ किसे है, विवाद कहाँ है, एतराज किसे है? हाँ, किसी को मजबूर न किया जाए। यही पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि ये तो दिल का मामला है, जिसका जो जी चाहे कहे। कोई कुरान को माने, कोई गीता को माने, कोई बाइबल को माने, कोई गुरबानी पढ़े, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? सर, आप सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। बिहार की अगर बात की जाए, दूसरे फेज का जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के आप वहां क्या जाएंगे प्रचार प्रसारक के लिए? जाना चाहूंगा, लेकिन वहां तो ताकतवर लोग कह रहे हैं ये जंगल है और जंगल राज है। वहां जिन लोगों की सत्ता है, 20 बरस से सत्ता है, उस जंगल को आज तक वो जंगलियों से, जंगल वालों से आजाद नहीं कर पाए। तो वैसे जंगल राज में मेरे जाने का मतलब यह है कि मैं भी शिकार हो जाऊंगा। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। अब ये तो हथियारबंद लोग हैं जो जंगल राज में जा रहे हैं। अब क्या होगा उनका जो जंगल में रहते हैं? तो मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। मेरे अपने लाइसेंस निरस्त हो गए हैं और सुरक्षा मेरे पास है नहीं। मेरा दिल चाहता है वहां रहूं और मेरे ख्याल से मेरी बात आपके माध्यम से पहुंच ही रही है। सर, जिस तरीके से बिहार की बात की जाए, बिहार को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा एक स्पीच संबोधन में कि जो वहां पर चुनाव है, उस चुनाव में जो विपक्ष की दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से वहां पे जो धांधली और इन सभी चीजों के आरोप लगा रहे हैं, वो पूरी तरीके से हार है। नहीं तो क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारे नेता सभा करेंगे तो दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रचार करेंगे तो अपनी पार्टी के लिए करेंगे। हमारे ऊपर इल्जाम रखेंगे, हमारे वो ऐब जो हम में होंगे वो बताएंगे, जो नहीं होंगे वो भी बताएंगे। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर, एसआईआर जिस तरीके से बिहार के बाद 15 राज्यों को लगाया गया और जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, एसआईआर का लगातार विरोध भी हो रहा है, लेकिन नहीं, एसआईआर का कहीं विरोध नहीं हो रहा है, न पहले हुआ। टाइमिंग का विरोध हुआ। एसआईआर तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसे होना चाहिए, होती रही है, होती रहेगी। लेकिन टाइमिंग का विरोध था कि 1.5 महीने पहले इतने बड़े राज्य में एसआईआर के जरिए लोगों को भयभीत करना, वोट काटना, वोट बढ़ाना और उसका प्रमाण दिया भी गया। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने इसमें जो काम किया है उस पर विचार तो होना चाहिए, बगैर किसी राजनीतिक द्वेष भावना के विचार तो होना चाहिए। और लोगों ने विचार किया है, लोगों ने संजीदगी से सोचा भी है। और बिहार में जिस तरह की पोलिंग कल हुई है, उससे ये लग रहा है कि बदलाव की तरफ है प्रदेश। सर, आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष करते हुए एक बड़े वरिष्ठ राजनेता हुए, उस पर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई। इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से आप संघर्ष के दौरान जेल गए, उसके बाद अब तक की जो आपका एक पूरा जीवन रहा, उस पर एक किताब लिखी गई। तो सर, उस किताब को लेकर के क्या कुछ? अभी तो किताब मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन खुद मेरी यूनिवर्सिटी में ये राय बनी है असातिज़ा के बीच कि वो मेरे ऊपर कुछ लिखेंगे। जिन लोगों ने मुझे बहुत करीब से देखा है, समझा है, मेरे संघर्ष को देखा है, मेरी कभी कभार की मुस्कुराहटों को देखा है, मेरी आंखों से टपके हुए आंसुओं को देखा है, तो जब कभी वो लिखेंगे मैं जरूर आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले पर आजम खान ने कहा कि कमजोरों को बहुत उम्मीद
बंध जाती है। सैकड़ों मुकदमे हैं। मेरी पत्नी, बेटे, मेरी मरी हुई माँ, बहन समेत तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। अभी भी लोग जेल में हैं। वहीं आजम खान ने शायराना अंदाज में कहा कि हम खून की किस्तें कई दे चुके हैं, लेकिन ए आके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जहां आजम खान ने कहा कि उम्मीद है और ऐसे ही उन्हें और उनके पूरे परिवार को राहत मिलती रहेगी। देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या आजम खान पूरी तरह से बरी हो जाते हैं और क्या विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे।